नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद पवन प्रदीप में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, चर्चा की जा रही है कक्षा 7 हमारा अतीत के विषय में। इसके पाठ नंबर 2 पर हम चर्चा कर चुके हैं। आज जो चर्चा की जाएगी कक्षा 7 पाठ नंबर 2 हमारा अतीत का जो है नए राजा और उनके राज्य के अभ्यास प्रश्नों पर। इसके पाठ के विषय में हम 2 भागों में चर्चा कर चुके हैं। अगर उन चर्चाओं में आप लोग सम्मिलित हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप लोगों के लिए ये अभ्यास प्रश्न काफ़ी सरल होने वाले हैं। आइए चर्चा शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बताना चाहूँगा कि हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से एनसीईआरटी आधारित चर्चाएं प्रतिदिन की जाती हैं और आप हमारे प्लेलिस्ट पर आकर के संबंधित क्लास से वीडियो देख सकते हैं और साथ ही साथ उन प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले बच्चों के लिए भी यह काफ़ी महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए चर्चा शुरू करते हैं कि अभ्यास प्रश्न जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं पाठ्य पुस्तक से फिर से याद करें। जोड़ा बनाना है गुज्जर प्रतिहार। गुज्जर प्रतिहारों का क्षेत्र अगर देखें हैं तो हम गुजरात और राजस्थान का क्षेत्र था। राष्ट्रकूटों की अगर बात करें, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन पर शासन किया करते थे। पालों के विषय में अगर हम बात करें तो पालों का शासन तमिलनाडु के आसपास हुआ करता था। और अगर चोलों की पालों की अगर बात करें तो ये बंगाल के क्षेत्र में शासन किया करते थे। पाल शासक पूर्व में ऐसे भी आप याद रख सकते हैं बंगाल के क्षेत्र में शासन करते थे। चोल शासक तमिलनाडु में शासन करते थे। आप लोग कक्षा 7 वाले बच्चे इसको इस तरीके से सामने सामने लिखेंगे बिल्कुल। गुज्जर प्रतिहार गुजरात और राजस्थान, राष्ट्रकूट पश्चिमी दक्कन, पाल बंगाल, चोल तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष में लगे तीनों पक्ष कौन कौन से थे। जैसे कि पाठ के चर्चा के दौरान आप लोगों ने देखा कि त्रिपक्षीय संघर्ष गुज्जर प्रतिहार राष्ट्रकूट एवं पालों के मध्य हुआ था। कन्नौज को लेकर के यह संघर्ष हुआ था। आइए चर्चा करते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। चोल साम्राज्य में सभा की किसी समिति का सदस्य के बनने के लिए आवश्यक शर्तें क्या थी। चोल साम्राज्य में सभा कि किसी समिति का सदस्य बनने के लिए शर्तें जो थी वो यहाँ पर दी गई हैं। नंबर 1, सभा की सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों को ऐसे भूमि का स्वामी होना चाहिए जहाँ से भू राजस्व वसूला जाता है। नंबर 2, उसके पास अपना घर होना चाहिए। नंबर 3, उसकी उम्र 35 से 17 वर्ष होनी चाहिए थी और उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए था। ईमानदार होने चाहिए थे वो लोग और उन्हें प्रशासनिक मामलों की भी अच्छी जानकारी होनी चाहिए थी। ये था कि चोल शासनकाल में अगर किसी को सीमित के सदस्य के रूप में चुनना था तो उसके लिए अहर्ताएँ थी। प्रश्न नंबर 4, चहमानों के नियंत्रण में आने वाले 2 प्रमुख नगर कौन से थे। चहमान मतलब चौहानों के नगर नियंत्रण में कन्नौज और बनारस के क्षेत्र आते थे। इंद्रप्रस्थ और प्रयाग के क्षेत्र भी इनके नियंत्रण में थे। अगला प्रश्न नंबर 4 कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। उत्तर है, राष्ट्रकूट शुरू में कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीन थे। 8वीं सदी के मध्य में एक राष्ट्रकूट शासक ने चालुक्यों की क्या कर दी। एक राष्ट्रकूट शासक जिसका नाम था दंतीदुर्ग ने चालुक्यों की अधीनता से इनकार कर दिया और बाद में चालुक्यों को उसने हराया और अपनी सैनिक शक्ति में क्या की, वृद्धि की और इस प्रकार से चालुक्य वंश को समाप्त करके दंतीदुर्ग ने यहाँ पर अपने वंश या नहीं राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। आइए देखें प्रश्न नंबर 6, नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया। नए राजवंशों ने स्वीकृति हासिल करने के लिए निम्न कार्य किए। नंबर 1, राजा लोग नए राजवंशों को अपनी मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। नंबर 2, अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर इत्यादि घोषित कर देते थे। नंबर 3, कभी कभी जो सामंत होते थे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा करते थे। नंबर 4, उद्यमी परिवारों के पुरुषों ने अपनी राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल
किया। उसके बाद प्रश्न नंबर 7 यहाँ पर देखें, तमिल क्षेत्र में किस तरह की सिंचाई व्यवस्था का विकास हुआ? तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था का विकास निम्न प्रकार हुआ। प्राकृतिक झीलों से सिंचाई की व्यवस्था की गई। नंबर 2, अनेक नहरों को निर्मित किया गया। नंबर 3, कई तालाबों और हौजों को निर्मित किया गया। नंबर 4, अनेक क्षेत्रों में नए कुएं खुदवाए गए। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 देखें, चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी थी? चोल मंदिरों के साथ जो गतिविधियां जुड़ी थी वो इस प्रकार है। नंबर 1, चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के क्या थे? केंद्र थे। नंबर 2, ये शिल्प उत्पादन के भी केंद्र थे। नंबर 3, ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी क्या हो गए थे? संपन्न हो गए थे। नंबर 4, मंदिर के लिए काम करने वालों में पुरोहित हैं, मालाकार हैं, बावर्ची हैं, मेहतर हैं, संगीतकार हैं, नर्तक हैं आदि प्रमुख थे। मंदिर सिर्फ पूजा आराधना का केंद्र ही नहीं था, बल्कि आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के भी क्या थे? केंद्र थे। आइए विचार करें। प्रश्न नंबर 9 में यहाँ दिया गया है कि मानचित्र 1 को दोबारा देखें और तलाश करें कि जिन प्रांतों में आप रहते हैं उसमें कोई पुरानी राजशाही राजाओं के राज्य थी या नहीं थी। मानचित्र 1 का अध्ययन करने से ज्ञात होता है कि वहाँ इंद्रप्रस्थ नामक राजधानी स्थापित थी, जिसे हम दिल्ली के नाम से जानते हैं। वैसे अगर हम मानचित्र में देखें तो हम जहां आज रहते हैं वर्तमान में उत्तराखंड में रहते हैं। उत्तराखंड में अगर हम 7वीं 8वीं शताब्दी से लगभग 16वीं 17वीं शताब्दी तक देखें तो चंद एवं पवार राजाओं का यहाँ पर प्रभुत्व रहा है। इसके बाद इसके अतिरिक्त राजशाही के वर्तमान नाम आप देख रहे हैं, गुज्जर प्रतिहार गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, पाल बंगाल बिहार, उत्कल में उड़ीसा, पूर्वी चालुक्य थे आंध्र प्रदेश में, राष्ट्रकूट महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, चोल तमिलनाडु, चेर केरल और पांड्य दक्षिण भारत या नहीं तमिलनाडु में शासन करते थे। प्रश्न नंबर 10 है, जिस तरह के पंचायती चुनाव आज हम देखते हैं उसमें उत्तर मेरूर के चुनाव किस तरह से अलग थे? वर्तमान समय में पंचायत चुनाव उत्तर मेरूर के चुनाव में अंतर क्या है? वर्तमान समय में पंचायत चुनाव और उत्तर मेरूर के चुनाव, वर्तमान में जो पंचायत चुनाव होते हैं वो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के द्वारा होते हैं, जबकि उत्तर मेरूर में चुनाव लॉटरी पद्धति के द्वारा विभिन्न समितियों के सदस्य चुने जाते थे। जबकि वर्तमान में अगर पंचायती चुनाव देखें तो मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों को मत देता है, जबकि उत्तर मेरूर में चुनाव के समय चुनाव पूर्ण रूप से प्रत्याशियों के भाग्य पर निर्भर करता था, क्योंकि लॉटरी के आधार पर उन दिनों चुनाव होता था। किसी का भी जो पासा था वो आ सकता था, किसी की भी लॉटरी वहाँ पर खुल सकती थी। अगला प्रश्न है, आइए करके देखें। प्रश्न नंबर 11 है। इसके बाद एक और प्रश्न पर हम चर्चा करें कि प्रश्न नंबर 11 क्या है। इस अभ्यास में दिखलाए गए मंदिरों से अपने आसपास के किसी मौजूदा मंदिर की तुलना करें और जो समानताएं या अंतर आप देख पाते हैं उन्हें बताइए। असमानताएं, इस अध्याय में दिखलाई गए मंदिर द्रविड़ शैली के स्थापत्य कला द्वारा निर्मित है, लेकिन वर्तमान में अधिकांश मंदिर बेसर शैली स्थापत्य कला द्वारा निर्मित होती है। बेसर शैली में द्रविड़ और नागर शैली का सम्मिश्रण होता है। समानताएं, इन दोनों मंदिरों में समानताएं यह है कि दोनों मंदिरों के गर्भगृह में ही मूर्ति स्थित होती है। प्रश्न नंबर 12 देखें। आज के समय में वसूले जाने वाले करों के बारे में और जानकारी हासिल करें। क्या ये नकद के रूप में है, वस्तु के रूप में है या श्रम सेवाओं के रूप में है? वर्तमान में प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर के रूप में कर वसूले जाते हैं। प्रत्यक्ष कर के रूप में आय कर, संपत्ति कर, उत्तराधिकारी कर, मृत्यु कर। अप्रत्यक्ष कर के रूप में उत्पादन शुल्क, बिक्री कर आदि लिए जाते हैं। वर्तमान समय में सभी कर नकद या चेक के माध्यम से जमा किए जाते हैं तथा किसी भी कर का भुगतान वस्तु के रूप में अथवा श्रम सेवाओं के रूप में नहीं किया जाता है। ये चर्चा थी दोस्तों कक्षा 7 पाठ नंबर 2
नए राजा और उनके राज्य हमारा अतीत में जो ये संबंधित है। हमारा अतीत में पाठ नंबर जो 2 दिया गया था, नए राज्य और उनके राज्य, उसके अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा की। और आप हमारे साथ यूं ही बने रहें और मिलते हैं जल्द ही आपको। तब तक के लिए बने रहें, अपने अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट कर बताएं कि कौन सी कक्षा को पहले हम पूरी कर लें। अगर आप लोग ज़्यादा संख्या आप लोगों की जिस कक्षा से होगी, हम पहले उसी कक्षा को पहले पूरा करने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। जय हिंद, जय भारत।